这是假讯息。那我们怀疑这是有人刻意在操作，所以在这里我要呼吁我们的国人同胞不要掉入认知作战的陷阱。ताइवान ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर रंग, आहार और धर्म के आधार पर की गई टिप्पणियों के लिए मांगी माफी। क्या रंग, आहार और धर्म के आधार पर श्रमिकों की भर्ती उचित है? ताइवान के श्रम मंत्री की टिप्पणियों ने इस विषय पर एक नई बहस छेड़ दी है। आइए जानते हैं कि इस विवाद ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। ताइवान के श्रम मंत्री हिंसू मिंग चुन ने 29 फरवरी को भारत के साथ हस्ताक्षरित श्रम गतिशीलता समझौते पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य के श्रमिकों को उनके रंग, आहार, प्राथमिकताओं और धर्म के कारण इस समझौते के प्रारंभिक चरण के लिए उपयुक्त माना गया है। हालांकि इस साक्षात्कार को 1 मार्च को प्रकाशित किया गया था, लेकिन विवादास्पद टिप्पणियां सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल होने लगी। सार्वजनिक प्रतिक्रिया के जवाब में ताइवान के विदेश मंत्रालय ने 4 मार्च को एक आधिकारिक बयान जारी किया और श्रम मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों के लिए माफी मांगी है। हाल ही में ताइवान के समाज के संबंध क्षेत्रों के साथ चर्चा में कुछ सरकारी एजेंसियों ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो पूरी तरह से उचित नहीं है। मंत्रालय ने कहा, सरकार इस स्थिति पर गंभीर माफी व्यक्त करती है। वह अपनी कार्रवाई की समीक्षा करेगी और आगे बढ़ते हुए आवश्यक सुधार करेगी। इस विवाद पर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि यह विवाद ताइवान और भारत के बीच हस्ताक्षरित एक श्रम गतिशीलता समझौते के बाद हुआ, जिसका उद्देश्य ताइवान की मजदूरों की आपूर्ति के लिए भारतीय श्रमिकों को आयात करके रोजगार देना है। भारत और ताइवान ने हाल ही में एक प्रवासन और गतिशीलता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच संबंध मजबूत होंगे। इस महत्वपूर्ण समझौते का उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच अधिक लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और दोनों देशों के बीच आसान प्रवास को सुविधाजनक बनाना है। सेमीकंडक्टर उद्योग दोनों पक्षों के बीच संबंधों के एक उच्च बिंदु के रूप में भारत के गुजरात राज्य में एक चिप निर्माण संयंत्र की स्थापना के साथ सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र उभरा है। जबकि भारत आधिकारिक रूप से एक चीन नीति का पालन करता है, उसने हाल के वर्षों में इसे दोहराने से परहेज किया है, खासकर चीन के साथ संबंधों में गिरावट के मद्देनजर, क्योंकि अप्रैल 2020 से ही हिमालय में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच गतिरोध बढ़ रहा है। वैसे इस घटना ने न केवल ताइवान की नीतियों पर प्रश्न उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में जातीयता और धार्मिक पहचान के मुद्दे अभी भी प्रमुख हैं। इस तरह की टिप्पणियां न केवल अनुचित है, बल्कि वे वैश्विक श्रम बाजार में भेदभाव के गहरे मुद्दे को भी उजागर करती है। इस घटना ने ताइवान और भारत के बीच संबंधों को भी प्रभावित किया है, जिससे दोनों देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग की दिशा में एक नई चुनौती पैदा हो गई है। इस विवाद ने ताइवान की सरकार को अपनी नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा करने का अवसर दिया है और यह भी दिखाया है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को श्रमिकों की भर्ती और उनके अधिकारों के संरक्षण में अधिक समावेशी, न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। अगली वीडियो में हम इस विवाद के बाद ताइवान और भारत के बीच संबंधों के भविष्य पर एक गहन नजर डालेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजार में भेदभाव के मुद्दों पर विशेषज्ञताओं की राय भी जानेंगे। नमस्कार, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेती हूँ, तनु शर्मा। एक बार फिर से मिलूंगी एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज। नमस्कार।